हाँ, गुड इवनिंग। ये हम लोग आए हैं, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हुआ है इस बार, और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आए हुए हैं उसके सॉल्यूशंस को लेके। तो सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं है ये, आप जब जो दिए हैं एग्ज़ाम्स उसमें कितना हार्डनेस है, कैसे पढ़ना चाहिए आपको, तो ये जूनियर्स के लिए भी बहुत बड़ा ये है, इंडिकेशंस हैं कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। गेस क्वेश्चंस के भरोसे मत बैठिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न्स बदलता है, तो जरूरी नहीं है कि गेस क्वेश्चन टकरा है, और ऑब्जेक्टिव का कोई गेस नहीं होता। इसीलिए आपको थ्रू आउटली कैसे पढ़ना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव के डिस्क्रिप्शंस में हम लोग देखेंगे, और इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। तो सबसे पहले आते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक चैनल है डॉक्टर दीपक कुमार झा के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है अगर आप कुछ सीखते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और इसका बेल आइकन का बटन भी आप अगर ऑन करके रखते हैं तो इससे अपडेट वीडियोस मिलते रहेंगे। इसमें इंटरमीडिएट है, 11th है, 12th है, कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो आपके क्लासरूम के लिए चाहिए वो ज़रूरी है, कुछ फॉर्मल्स नॉलेज इसमें दिए जाते हैं। उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें हम सिर्फ आपको आंसर नहीं बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द आंसर, हाँ, कैसे आप किसी ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, कैसे आप किसी ऑप्शंस को पकड़ेंगे, किस क्वेश्चंस को छोड़ देना होता है ऑब्जेक्टिव्स में, आप नहीं बनाइए। तो इस सब के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है ये इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम्स का है। ये जो इंटरमीडिएट आपका एग्ज़ाम हुआ है 23 का, और इसमें जो क्वेश्चंस है वो ई ग्रुप्स का क्वेश्चंस है। ये ई ग्रुप्स का क्वेश्चंस है। तो ई ग्रुप्स के क्वेश्चंस को हम लेके देख रहे हैं। तो इसमें है क्या, क्वेश्चन आपके ग्रुप्स का दूसरा भी हो सकता है, लेकिन सेम क्वेश्चंस होता है, ऑप्शंस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस वही 4 होते हैं। तो आप अगर एक का भी देख लेंगे तो अपने आपका जो क्वेश्चन है उससे आप अपना क्वेश्चन मैच करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इनमें पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें जनरली जो क्वेश्चन का पैटर्न है कि 1 to 70 क्वेश्चंस इस बार दिए गए थे, जिसमें ओनली 35 बनाने थे आपको। तो 35:1 = 35 मार्क्स का ये क्वेश्चंस है। तो 35 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो इसमें देखते हैं कि 35 क्वेश्चंस में ये क्या है आपका। तो इसमें पहला क्वेश्चंस हम लोग आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में बोला गया क्या कि ये पहला क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश वर्जन्स में बनाऊंगा, आप हिंदी में देख सकते हैं या आपके इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ये सबमर्ज्ड प्लांट है। सबमर्ज्ड प्लांट में स्टोमेटा जो होता है वो कहाँ होता है, स्टोमेटा लाइज ऑन कहाँ पे होता है। तो जाहिर सी बात है अगर प्लांट सबमर्ज्ड है, ठीक है, तो सबमर्ज्ड है तो स्टोमेटा का काम है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इन द सरफेस होता है, लीफ के सरफेस से होता है, और भी क्रिटिकल ट्रांसपिरेशन भी है। तो पानी के अंदर में ही अगर प्लांट है तो उसमें लॉस ऑफ वाटर का नेचर का कोई यही नहीं है, तो उसमें स्टोमेटा होते ही नहीं है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो नो ऑन एनी सरफेस। जैसे डाइकॉट का लीफ होता है, तो डाइकॉट का जैसे मोनोकॉट, तो मोनोकॉट डाइकॉट को हम डॉर्सिवेंट्रल लीफ बोलते हैं, उसके लोअर साइड में स्टोमेटा होता है। और आइसोबाइलेटरल होता है वो 45 डिग्री एंगल पे होता है, ये अगर स्टेम है तो इससे 45 डिग्री पे है। तो इसमें जो होता है वो दोनों साइड इक्वल स्टोमेटा होते हैं। तो ये देखिए स्टोमेटा में तीनों ऑप्शंस दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि कहाँ होता है, हाँ, ये जब हम लोग पढ़ाते हैं तब बताते हैं कि हाँ सबमर्ज्ड प्लांट में जो है वो कहाँ पे ये लीफ होता है, तो इसमें हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये कहाँ होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है वो क्या है, नॉट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि ये सोमा क्लोनल वेरिएशंस आर ऑब्टेन थ्रू। तो सोमा ये जो वेरिएशंस है ये सोमैटिक सेल से होता है, और जनरली ये हम लोग टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं। टिश्यू कल्चर में हम लोग पढ़ाते हैं कि सोमैटिक सेल्स में जब हम ये वेरिएशंस लाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशंस। 2 टाइप के गैमेटिक सेल होते हैं और सोमैटिक सेल होते हैं। तो सोमैटिक सेल का वेरिएशन है ये टिश्यू कल्चर में होता है, ठीक
ठीक है। तो ऑब्टेन थ्रू कहाँ से लाते हैं, तो इसको हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, टिश्यू कल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, तीसरा आपका जो क्वेश्चन है थर्ड में, वो बोला गया है कि द हनी बी अराइजेस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग एंड इट्स लार्वा फीड ऑन। हनी बी जो होता है वो फर्टिलाइज एग से बनता है, वर्कर भी जो है फर्टिलाइज्ड एग से बनता है, लेकिन वर्कर हनी बी में उसके फीडिंग हैबिटेट को लेके चेंजिंग होता है। तो हनी बी जब बनता है तब वो रॉयल जेली खाती है, वही मतलब ये फर्टाइल हो जाता है, और उसी में ये जो होता है वो भी फीमेल, वर्कर भी है, क्या है, फीमेल है, लेकिन वो क्या खाती है, वो वैक्स खाती है, तो वो स्टेराइल फीमेल हो जाता है, लेकिन दोनों जो है वो फर्टिलाइज्ड एग है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो रॉयल जेली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोमोक्लोनल वेरिएशंस हो गया, रॉयल जेली का ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हम इसमें जाते हैं थर्ड पेज नंबर, दैट इज तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद एक है फॉल फॉक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ये हो रहा है, फट रहा है क्योंकि ज़्यादा ये कर रहे हैं। ये वॉल फॉक्स जो है वो किसके चलते होता है, तो वॉल फॉक्स जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन है। तो जनरली ये कुटकुट चेचक बोलते हैं, ये कुटकुट चेचक जो है वो जनरली जो फैलता है वो वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। तो पॉक्स जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, तो उसे भी आप, ये दोनों तो वायरस से होते हैं, तो इसलिए फॉल फॉक्स भी आपको दिमाग में रख सकते हैं कि ये किससे होता है, वायरस से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वायरस होगा। तो 4 का सी हो जाएगा। उसके बाद 5 में आता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय। मतलब ऑटो पॉलीप्लॉइडी मतलब होता है कि सेल्फ का क्रोमोसोम बढ़ा लेना। जैसे एक सेल है उसके खुद का क्रोमोसोम आप बढ़ा देते हैं, 2x से 4x, 4x से 6x, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, क्लोरोक्वीन दिया हुआ है, कॉल्चिसिन दिया हुआ है, और कॉल्चिन दिया हुआ है, तो सारे सी वर्ड से ही दिए हुए हैं। लेकिन ये क्लोरोफॉर्म तो समझ में आता है, लेकिन ये जो कॉल्चिसिन है और कॉल्चिन है, ये कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर आप लोग सब सही बनाए होंगे, दैट इज कॉल्चिसिन। 5 का सी हो जाएगा कि इसका जो ये है वो कॉल्चिसिन है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं 6 में। बोलता है फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, ये भी बहुत टाइम पूछा है। ये क्लोस्ट्रीडियम का स्पीसीज है जो एनएरोबिकली फूड को पॉइजन करता है। ये राइजोबियम तो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस भी हेल्पफुल बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर भी हेल्पफुल बैक्टीरिया है। यही क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है, सॉरी क्लोस्ट्रीडियम का बोटुलिज्म होता है। ये जो है टिटैनी तो टिटनस कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम का जीनस है वही क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कराता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7th में आते हैं हम लोग, ये 6 पेज नंबर 6 हो गया आपका। हम लोग 6 में नहीं 6 तो हुआ नहीं आपका, ये 5 नंबर हम लोग देख रहे हैं। नहीं 5 में ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। तो फूड पॉइजनिंग आप समझ गया कि फूड पॉइजनिंग का जो ये है वो क्या कराता है, क्लोस्ट्रीडियम कराता है। उसके बाद एक पूछा है कि एंटीबायोटिक्स इन द ब्लड्स आर सिक्रीटेड बाय, तो एंटीबॉडी जो होता है ब्लड में वो जनरली बी सेल सिक्रीट करते हैं। बी सेल के ग्रुप को हम लोग प्लाज्मा सेल बोलते हैं। तो आंसर तो बी सेल इसमें नहीं दिया हुआ है, प्लाज्मा सेल भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी सेल जो है वो लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडी इन द ब्लड इज सिक्रेटेड बाय लिम्फोसाइट। हाँ, लिम्फोसाइट में बी सेल और टी सेल होते हैं, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो ग्रुप ऑफ बी सेल्स बनाता है, जिसको प्लाज्मा सेल बोलते हैं, और वही एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद आता है पार्थेनोजेनेसिस टर्म किसने डिस्कवर किया। तो देखिए पार्थेनोजेनेसिस जो है वो मतलब किसको बोलते हैं ये तो समझ में आता है कि ये, लेकिन इसने डिस्कवर किसने किया, ये एक अगर पूछ दिया तो ये हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस अगर पूछता तो वो सॉफ्ट क्वेश्चन होता, लेकिन साइंटिस्ट का नाम अगर पूछता है तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि बच्चे साइंटिस्ट का नाम नहीं देखते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का नाम जो मतलब आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी में है उसका नाम आपको हमेशा, जैसे सटन है, बॉबरी है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज साइंटिस्ट का नाम आप कितना रटेंगे, तो वो रटने का चीज़ नहीं है। तो आपके पास जैसे ये जोहानसन ने जीन बताया था, सब सटन बॉबरी का एक्सपेरिमेंट है, ये सब जेनेटिक्स है। लेकिन ये वोवेन जो है, ये रिचर्ड वोवेन थे, ये पार्थेनोजेनेसिस को क्वाइंड किए थे।
तो आपके पास 35 ऑप्शंस हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन आपका अगर 70 का 70 क्वेश्चंस बनाने के लिए बोले तो ये इतना इजी नहीं है आपके लिए, मतलब पूरा अंदर से पूछा हुआ है। मैं देखा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो भी है, लेकिन ये क्वेश्चन से अगर आप मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन गलत नहीं बनाइए। लेकिन इसमें एक मैसेज है कि जितने भी मॉलिकुलर बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, सटन, बॉबरी, जॉनसन, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एक्चुअली उन लोगों को सबको नोबेल प्राइज़ बहुत को मिला हुआ है, बहुत सारे हाइपोथेसिस है, उनका नाम पूछता है तो एक पॉइंट होता है, आप आगे पढ़ेंगे, जो जूनियर्स हैं वो अगर देख रहे हैं तो वहाँ का नाम आप जरूर याद रखिए, वहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा पार्थेनोजेनेसिस वाज कौन है, ओवेन। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें नेक्स्ट में जो है आपका 5 नंबर, ये थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद है, इसमें है क्या, बाइंड डिफ्यूजन अकर्स इन पैरामीशियम। तो इसमें पूछ रहा है कि सिंपल होता है बाइंड डिफ्यूजन या ट्रांसवर्स होता है। तो सिंपल कहने का मतलब होता है ट्रांसवर्स, सिंपल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब सिंपल बोलते हैं आप तो ये सिंपल होता है। बाइंड डिफ्यूजन मतलब होता है कि बैक्टीरिया में आपने पढ़ा होगा कि ये जो है इस टाइप से कट जाता है और ये दोनों सेल्स अलग अलग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल, ठीक है। और ट्रांसवर्स करने का मतलब है कि ये अगर पैरामीशियम है तो ऐसे कट जाए और ऊपर वाला पार्ट नीचे का पार्ट बना लेता है और नीचे वाला जो पार्ट है ऊपर का पार्ट बना के होल बना लेता है। तो इसमें जो होता है जनरली ये ट्रांसवर्स होता है। तो ये आप जब पढ़े होंगे, अब देखिए ये आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है कि ये ट्रांसवर्स बाइंड डिफ्यूजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ दिया हुआ है कि ये आपको दिमाग में आ गया कि बाइंड डिफ्यूजन अकर्स बाय ट्रांसवर्स बाइंड डिफ्यूजन। देखिए बहुत माइन्यूट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेल और फीमेल पूछा है कि व्हेन मेल डिफर फ्रॉम फीमेल इन द मॉर्फोलॉजी इट इज कॉल्ड। तो मेल और फीमेल डिफर, जैसे ह्यूमन में ही हम देखते हैं कि मेल का बॉडी अलग होता है, आप देख के बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। तो दैट इज द डिफरेंस, मेल डिफर फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नली आप पहचान सकते हैं। तो इसको हम लोग सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है मतलब दोनों बॉडी अलग अलग है। उसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर मींट फॉर, क्यों होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एस्ट्रॉयड हार्मोन है, जनरली हम लोग पिल्स में खाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में होते हैं, आयरन्स भी होते हैं उसमें। तो ये जो कुछ ये है कि प्रोजेस्टेरॉन क्यों होता है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है कि प्रोजेस्टेरॉन क्यों होता है। तो इसमें जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन है, जो जूनियर्स हैं वो भी पढ़ेंगे या आपको भी अगर अच्छा से पढ़ना है तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मोड ऑफ एक्शन हर एक ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, चाहे वो पिल्स हो चाहे डिवाइस हो, वो क्या कैसे फर्टिलाइजेशन को रोकता है, मोड, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन, उसको आप जरूर दिमाग में रखिए। यही क्वेश्चन इसमें मेन बनता है। तो ये क्या करता है, ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जैसे आपका कॉपर टी है, तो कॉपर टी जो है वो फर्टिलाइजेशन को रोकता है। ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये क्या है, ओवुलेशन को रोकता है। तो ये आपके बुक्स में एकदम एनसीईआरटी की लाइन में भी दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ेंगे, वो बुक्स तो आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका ओवुलेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसमें पेज नंबर 6 है आपका, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है कि द मेथड, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेथड ऑफ डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, मतलब इंजेक्शन, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, उसी चैप्टर्स का है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ही है। कि इसमें जो दिया हुआ है कि मेथड जो है वो बताने के लिए बोला गया कि मेथड क्या है, कि मतलब कैसे वो ये मतलब ये फ्यूज ये करते हैं, उस मेथड्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फ्यूज करता है। तो इसमें एक वर्ड है जैसे ICSI है, ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये नाम ही है, अगर इसका फुल फॉर्म आपको आता होगा तो इसका आंसर बन जाएगा। तो ये यही है। गिफ्ट जो है वो मतलब अलग है, ये गिफ्ट अलग है, ये जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र है, ये अलग है। लेकिन ये जो ICSI है ये क्या है, एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म ही है ICSI का इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसी से पूछ लिया है, तो इसका आंसर जो है 12 का आपका बी हो जाएगा। ये फुल फॉर्म से ही आपका आंसर मिल जाता। उसके बाद 13 नंबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिनोसेंटेसिस
इज द प्रोसेस टू। तो ये मतलब क्या करता है, तो अभी तो मैं बता दूं कि ये हमारे इंडिया में बैन हो चुका है, क्योंकि इससे हम लोग जो करना था वो करते नहीं थे, और मेल और फीमेल चाइल्ड को डिटेक्ट कर लेते थे, फीमेल को मतलब अबॉर्ट करा दिया जाता था, जिससे मतलब ये पूरा इंडिया में मतलब बदनाम हो गया था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उससे सेल निकालते हैं। वो एक सिरिंज आता है बड़ा सा, उसको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम देखते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें चाइल्ड का कुछ सेल आता है, उससे हम वो जो सेल है वो निकालते हैं और उसमें क्रोमोसोम का एनालिसिस करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये चाइल्ड कोई डिजीज है या नहीं है, मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पता करते हैं। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता करने के लिए ये हम लोग एमिनोसेंटेसिस करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है, टू नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन नहीं पता कर सकते, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रायो, ये एक पॉइंट है कि हाँ आप कर सकते हैं। डिटरमाइन एनी डिजीज इन हार्ट नहीं कर सकते, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं पता कर सकते। तो ये बेसिकली क्रोमोसोम का नंबर, जैसे डिसकंजक्शन से कोई ट्राइसोमी हो गया तो कहीं पे एबनॉर्मलिटी आ गया, वो क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का हम लोग ये कैरियोटाइप निकालते हैं, आइडियोग्राम बनाते हैं और उससे हम लोग हेरिडिटरी डिजीज को पता करते हैं। तो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रायो। ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जो आपको ऑप्शंस दिया हुआ है उसी में से आपको बनाना है, जो मोस्ट प्रोबेबल है उसको आंसर करना है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल यही आंसर है इसके लिए। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसमें दिया हुआ है कि जेनाइटल वार्ड्स, ये एक डिजीज है, आर ड्यू टू स्टडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड बाय, ये कौन स्प्रेड करता है, जेनेटिक वार्ड्स को कौन क्या करता है, स्प्रेड करता है। तो इसके लिए जो वायरस है ये जेनाइटल वार्ड्स के लिए, वो पेपिलोमा वायरस है। इसका ये आपका एसटीडी का ही, उसी 4th चैप्टर का ही प्रॉब्लम है। तो ये पेपिलोमा, ये हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस मतलब वायरस होता है, हेपेटाइटिस का ABCD। ये हर्पेस वायरस अलग है, ट्रैकोमोनास ये अलग है। इसमें जो मोस्ट मतलब ये है पेपिलोमा वायरस, यही इसके सुटेबल्स में है। तो दैट इज कॉल्ड पेपिलोमा वायरस। उसके बाद आपको इसमें दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स कहने का मतलब होता है कि वो सिस्टमैटिक हो। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब उतना इजी नहीं था उसको आप लोगों के लिए पहले पढ़ना था, मतलब बहुत पहले के सिलेबस में ये सब था पढ़ना। अभी पता नहीं आपके सिलेबस में शायद नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस ही है। इसमें जो है वो सिस्टमैटिक एक इंसेक्टिसाइड होता है, हम लोग बाहर से छीड़ देते हैं, लेकिन ये सिस्टमैटिक बोलने का मतलब होता है कि ये रूट के अंदर से, मतलब प्लांट के भीतर में जाके काम करता है, इंटरनली ये रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है और इंटरनली काम करता है। ये आपका इसका पैरासाइट है। तो इसमें जो है वो ये सिस्टमैटिक में एक जो है ये फ्यूरेडन, यही फ्यूरेडन जो है वो सिस्टमैटिक है। ये आपको मतलब जब पहले पढ़ते थे तो उस टाइम में ये था। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको मतलब क्या है, ऑप्शंस दिया हुआ है तो आप इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। लेकिन ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि द एंजाइम्स दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। तो ये क्रिप साइकिल में पढ़ना होता था इसमें, और आपको इसमें फर्मेंटेशन है दिया हुआ, तो इसी से क्वेश्चन है फर्मेंटेशन से कि अल्कोहल कैसे बनता है, बनाते ग्लूकोज से ही है। तो ये एक्चुअली जो एंजाइम्स है वो जाइमेज काम करता है। ये जाइमेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और बहुत काम हुआ है जाइमेज पे, बहुत पहले से इस पर डिस्कवरी हुई है। तो इसमें आपको जो आंसर होगा ये आप जानते भी होंगे, ग्लूकोज टू अल्कोहल, इसको जाइमेज करता है। आपने सही बनाया होगा ये आंसर, और सबने बनाया भी होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। बोलता है बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ वाटर BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट। किसको आपने ये क्वेश्चंस जो है BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, किसको मेजर करते हैं, मतलब इसमें BOD में आप किसको मेजर करते हैं। तो BOD में क्या मेजर करते हैं कि ये क्या होता है, डिमांड ऑफ वाटर। ये क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो डिमांड है मतलब ऑक्सीजनल डिमांड है, तो ऑक्सीजन कंजप्शन कितना करता है
मतलब ये उसको हम लोग मेजर करते हैं। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन कंजप्शन को हम लोग बीओडी जब हम मेजर करते हैं, वाटर इज एस्टिमेट बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कंजप्शन मेजर करते हैं कि ये कितना ऑक्सीजन कंजप्शन करेगा, उससे हम इसका बीओडी बताते हैं। जबकि देखिए इवोल्यूशन भी है, इवोल्यूशन होता नहीं है वहाँ से। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग मेज़र नहीं करते, टोटल ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग मेज़र नहीं करते, हम लोग ये मेज़र करते कितना ऑक्सीजन ये इसको चाहिए। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत आदमी मिस्टेक भी इसमें किए होंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिया हुआ है इसका। उसके बाद है आपका 18 क्वेश्चन, मेमोरी सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम। मेमोरी सेल कहाँ से बनता है? तो मेमोरी सेल जो बनते हैं वो एक्चुअली में बी सेल ही मेमोरी सेल बनाता है। जब कोई इन्फेक्शन प्राइमरी हो जाता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के लिए जो एंटीबॉडीज़ जो बनते हैं जिस बी सेल से, वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और तो ये लिम्फोसाइट, यहाँ पे भी लिम्फोसाइट का ही नाम दिया हुआ है। तो इसमें लिम्फोसाइट्स जो है वो बी सेल और टी सेल होते हैं। तो बी सेल्स जो होता है वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन में वो एक्टिव होकर फिर से एंटीबॉडी बनाता है। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग किए होंगे जिन्होंने पढ़ा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद है 19 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेरिडिटरी डिजीज। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपको तीनों चीज़ पढ़ना ही है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी पढ़ना है, हेमोफीलिया भी पढ़ना है, थैलेसीमिया भी पढ़ना है। तो ये अगर जो एक बार भी पढ़े होंगे इस चैप्टर। हाँ, क्रिएटिनिज्म जो है वो इसका पिट्यूटरी का डिसऑर्डर है, तो वो हार्मोनल डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। ये जो है मतलब हार्मोन से होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है ये। तो क्रिएटिनिज्म वहाँ पे पढ़ना है आपको 11th में। तो ये 3 तो पढ़ना था, तो आप ये 3 पढ़े होंगे तो इसे आप छांट भी सकते हैं कि ये नहीं होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया है ना, तो 2C वाला दिया है, तो आंसर प्रोबेबली इसी 2C वाले में से होगा। तो जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस पता होगा, तो ऐसे अगर आपको छांट के मारना है तो ये इससे भी ऐसे भी हम ठीक कर सकते हैं कि 2CC से दिया हुआ है। और जनरली मतलब कन्फ्यूजन के लिए 2 वर्ड्स एक मतलब वर्ड से स्टार्ट किए जाते हैं। तो आप ये लूप होल भी है जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम ये ऐसा रहता है। तो इसका जो आंसर होगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज, तो ये क्रिएटिनिज्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैविंग डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। अच्छा, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, ये भी आपका 11th में पढ़ना था कि ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पढ़ते हैं। तो सॉरी, हैप्लॉयड प्लांट बॉडी दिया हुआ है। तो हैप्लॉयड जैसे एंजियोस्पर्म है, इसका प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है, इसका गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो एग्जाम्पल, ये एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों यही होता है। तो ये जो टेरिडोफाइटा है, मतलब इसमें टेरिडोफाइटा में वो भी हैप्लोडिप्लॉइडिक होता है। ये जनरली इसमें सबसे लोअर जो होता है ये भी हैप्लोडिप्लॉइडिक फेज ही शो करता है, लेकिन इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है। डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड होता है, दैट इज कॉल्ड ये। तो ब्रायोफाइटा अगर आप 11th में पढ़े होंगे, 11th में ये पढ़ना है, इसका मेन बॉडी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, लेकिन इसमें डिप्लॉइड स्टेज भी आते हैं, इसको स्पोरोफाइट्स बोलते हैं। हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों होता है, लेकिन मेन बॉडी जो होता है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर जिस हिसाब से लिखा हुआ है इसका मतलब मेन ही पूछ रहा है, क्योंकि हैप्लॉइड डिप्लॉइड दो सब में होते हैं, लेकिन मेन बॉडी क्या है, तो मेन बॉडी जो होता है हैप्लॉइड वो ब्रायोफाइट्स का ही होता है। ये 11th में दिया हुआ है आपको। इसके बाद है कि ये पिस्टिलेटेड, टर्म पिस्टिलेटेड यूज फॉर, पिस्टिलेटेड हम क्यों यूज़ करते हैं? तो एक होता है स्टेमिनेट, जिसको मेल फ्लावर बोलते हैं, ये लिखा हुआ है स्टेमिनेट फ्लावर। तो स्टेमिनेट भी यूज़ करते हैं, पिस्टिलेटेड भी यूज़ करते हैं। तो ये यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पिस्टिलेटेड। और यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टेमिनेट। तो एक बार पढ़े होंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है, इसमें नाम ही है बायो मतलब बायोलॉजिकल, जियो मतलब जमीन, केमिकल मतलब केमिकल केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये एक साइकिल होता है, आप साइकिल पढ़े होंगे, ये इकोसिस्टम का इससे क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। तो साइक्लिंग ये जो न्यूट्रिएंट्स है इकोसिस्टम का, यही इसका आंसर है। एनर्जी का साइकिल नहीं है, वाटर का साइकिल नहीं है, गैस का साइकिल नहीं है। तो आई होप सब आदमी ये क्वेश्चंस को सही किए होंगे। नाम ही बताता है, इसमें आपको कार्बन साइकिल पढ़ना है, फॉस्फोरस साइकिल पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है, दम नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, इसमें देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कौन यूज़ करता है?
ऑटोट्रॉप्स की यूज़ करते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स। अब इसमें जनरली जो है कि मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे हम लोग जैसे ऑटोट्रॉप्स है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये ऑटोट्रॉप्स ही होंगे, क्योंकि यही जो इनऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट एब्जॉर्ब करता है ना। ये मिनरल न्यूट्रिशन में 11th में आपको पूरा पढ़ना है कि प्लांट कौन सा मिनरल किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो ये एब्जॉर्ब करता है। हेटेरोट्रॉप्स तो मतलब बना बनाया खाते हैं, और सेप्रोफाइट तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं जो डिकम्पोजर्स भी हैं। तो इसका आंसर जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को डायरेक्ट जो यूज़ करता है वो ऑटोट्रॉप्स ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद आते हैं हम लोग लाइकेन इज पायनियर इन सक्सेशन ऑफ। लाइकेन जो होते हैं वो जनरली जो पत्थल पे ग्रो करते हैं, पत्थल पे जो ये आता है, लेकिन इसमें बी और सी दोनों पे ग्रो करते हैं, जीरोसेरे पे ग्रो करते हैं और लिथोसेरे पे भी ग्रो करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल अगर आप इसको मारना चाहेंगे तो 24 जो है वो आपका वो दोनों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो इसका हाइड्रोसेर में नहीं, हाइड्रोसीड जो होता है वो जो होता है वो इसमें होता है पानी में सक्सेशन, ये सक्सेशन का टाइप है, तो इस लिखा ही हुआ है सक्सेशन। तो लाइकेन जनरली आते हैं इसमें मेजर आते हैं, लिथो पे तो आते ही आते हैं, जीरो पे भी देखा गया है, लेकिन आपके लेवल से अगर आंसर दें तो हम तो देंगे इसको दोनों, बोथ बी एंड सी, लेकिन आप लोग इसमें मोस्ट प्रोबेबल जो है वो बी एंड सी हो। जीरो पे भी आता है, यहाँ तो 100% है, यहाँ नहीं आता है, तो बी एंड सी ऑप्शन है, ये बी एंड सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं व्हाट इज द नॉट ए प्रोड्यूसर, तो ये भी आपका इकोसिस्टम का है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए प्रोड्यूसर्स जो मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो आपको आंसर दिया है नोट, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा संभल के जाना है। थोड़ा सा संभलना है कहने का मतलब है कि ये सब क्वेश्चन फंसाता है। जैसे आपको नोट दिया तो सबसे पहले आप नोट को हाईलाइट कर लीजिए कि नोट दिया हुआ है, अगर नोट को हाईलाइट नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे। तो इसमें जो है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का कहने का मतलब होता है कि कौन फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो आप देखेंगे नॉस्टॉक भी अलगी है, स्पाइरोगैरा भी अलगी है, वॉलवॉक्स भी अलगी है। तो इसमें ये एगेरिकस जो है वो फंगस है, सेप्रोफिटिक फंगस है, तो ये प्रोड्यूसर नहीं है, ये तो कंज्यूमर है। तो आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत मतलब क्लासिकल है, ये उतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर आपको सबके बारे में नाम नहीं पता है तो आप इसको नहीं बना सकते। लेकिन ये देखने में बहुत इजी लग रहा है कि ये, तो ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोड्यूसर नहीं है। वेरी गुड, तो चलते हैं आगे। तो 25 हो गया। 26 में है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। हाँ, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट हेल्दी फैक्टर्स टू सुटेबल मार्कर्स टू कीप द कल्चर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन बोथ ए एंड सी। हाँ, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ये ट्रिकी है, उतना हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ट्रिकी कहने का मतलब है कि जनरली एंटीबायोटिक्स जब हम कल्चर करते हैं ना तो इसके लिए डालते हैं, मतलब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन करने के लिए। जनरली जैसे हमको बैक्टीरिया ग्रो करना है, उसमें फंगस ग्रो नहीं करे तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स थोड़ा सा मिला देते हैं तो वो ग्रो कर जाता है। अगर वो इसका ये है मतलब टिश्यू कल्चर में भी हम लोग इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। हायर लेवल में आपको पढ़ना है एमएससी में। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे PBR 322 आपको पढ़ना था, उसमें था वेक्टर्स है। वेक्टर्स में आपको दिया हुआ है कि ये टेट्रासाइक्लिन का जीन है, तो इधर एम्पिसिलिन का जीन है, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। तो सेलेक्टेबल मतलब मार्कर्स के जीन होते हैं, जैसे BAM-H1 है, PPU1 है, PST1 है, इस पे एम्पिसिलिन वाले जीन पे, और इसमें आपको BAM-H1 है, SAL1 है टेट्रासाइक्लिन पे। तो ये एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड किया जाता है, तो हम लोग उसमें सेलेक्ट करते हैं कि मतलब ये जो इसका जो आंसर होगा प्रॉपर, मतलब इसमें आपको मार्कर जो है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हाइब्रिड चूज़ करते हैं। ये मेथड जो आपको दिया हुआ है इसमें हम क्या करते हैं, जो हाइब्रिड होता है, रिकॉम्बिनेंट DNA होता है, वो इस एंटीबायोटिक से हम लोग चूज़ करते हैं। मतलब जैसे हमने काट दिया है मतलब BAM-H1 से, तो टेट्रासाइक्लिन का जीन इंसर्शनल इनएक्टिवेट हो जाएगा, तब हम टेट्रासाइक्लिन डाल देंगे तो जो बैक्टीरिया मर जाएगा वो हाइब्रिड होता है, वो उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA होता है, क्योंकि जीन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के चलते वर्क नहीं करता है। तो आप जो पढ़े होंगे वो इस वर्ड्स को हम जो बोला है वो समझ पाए होंगे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सेलेक्टेबल मार्कर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये 26 का था, ये बी हो जाएगा।
उसके बाद आता है ये 27, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एग्रेव सेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ, मतलब अच्छा ये आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक्स है जिसमें हम फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को फ्रेगमेंट करके उसको सेपरेट करते हैं, नोबेल प्राइज टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें हम लोग 2 डाई यूज़ करते हैं, एक तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू है जो ट्रैकिंग डाई है, वो डीएनए कैसे कैसे जेल में बढ़ता है उसको ट्रैक करने के लिए। तो जैसे ही जेल के लास्ट में पहुंचता है तो हम इस ब्रोमोफिनॉल ब्लू से ही देख के इंस्ट्रूमेंट को बंद कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर में डीएनए आपको नहीं दिखेगा। वो दिखेगा कि हाँ सेपरेशन यहाँ तक हुआ है, वो मतलब इसके वोल्टेज से प्लस माइनस से हम देखते हैं कि हाँ कि डीएनए का मूवमेंट प्लस की तरफ कितना हुआ है, क्योंकि डीएनए में निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इसका जो ये पूछा है विजुअलाइज करना है आपको, स्टेन करना है, तो उसको हम उसके बाद हम इसको इथिडियम ब्रोमाइड में लेके जाते हैं, उस जेल को हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड में डाल देते हैं। तो इससे ये इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है वो चिलेटिंग एजेंट है और डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है, और उसके बाद ये फ्लोरोसेंस देता है, यूवी लाइट देंगे तो ये फ्लोरोसेंस देगा। तो इसको स्टेनिंग के बाद अगर डीएनए फ्रेगमेंट को आपको देखना है कि कहाँ पे है, उसके बाद डीएनए उसे निकालना होता है, तो इसके लिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो 27 का है वो बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर का, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 27 हो गया। 28 में आते हैं, ये पूछा है कि आइसोगेमिट्स आर प्रेजेंट इन। तो आइसोगेमिट्स जो होते हैं वो जनरली लोअर में होते हैं, लोअर एनिमल, ये सब हायर है। फ्रॉग भी एम्फीबियन है, इसमें भी मेल फीमेल गैमेट्स अलग होते हैं, बर्ड्स में भी अलग होते हैं। ये फाइकस जो होता है प्लांट का स्पीसीज है, ये भी हायर प्लांट है। ये क्लैडोफोरा जो है वो लोअर प्लांट में आता है। इसका जो आइसोगेमिट्स होते हैं ये इसमें होते हैं, क्लैडोफोरा में होते हैं। तो ये आप पढ़े होंगे, ये 11th का है, ये आपके 12 में पहले चैप्टर्स में भी ये दिया हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा। उसके बाद ये पूछा है कि इसमें व्हाट इज द पॉलीपोलैरिटी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इंडोस्पर्म में क्या होता है। तो इंडोस्पर्म में सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज करता था ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है फ्यूज कर जाता था मिलते। सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करने से बनता है, तो वो 2x होता ही था। एक और मेल सेल फ्यूज किया तो वो 3x हो जाएगा। तो ये 3n इसका आंसर होगा 29 का। ये इंडोस्पर्म में जो लेवल है वो 3n। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। उसके बाद है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन गैमेट्स। ये बहुत इजी है। ह्यूमन में टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, और उसका अगर गैमेट्स में इन्होंने क्या पूछ दिया, गैमेट्स में क्वेश्चन ये नंबर ऑफ, तो गैमेट्स क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ये आप जानते होंगे। तो इसका आंसर जो है वो 23 हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल इन बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ साइनोबैक्टीरिया। बहुत टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया किस फील्ड में यूज़ करते हैं। तो ये व्हीट का फील्ड में साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली एक्वेटिक ये है, मतलब अलगी है। तो अलगी एक्वेटिक है तो पानी में रहता है, तो व्हीट में उतना पानी का ज़रूरत नहीं है, मेज में नहीं है, शुगर केन में नहीं है। अगर आपको उतना भी मालूम होगा तो राइस का फील्ड है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉवर्टी प्रिवेंट्स फ्रॉम। तो ये भी प्रिंसिपल ही 2 क्वेश्चन, इससे पहले भी हमने आपको बताया था, उसमें पूछा था कि प्रोजेस्टेरॉन जो पिल्स में होता है वो क्या करता है। यहाँ पे पूछा है कॉपर्टी क्या करता है। तो शुरू के 2-4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं 12 के, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आए हैं इस बार। जरूरी नहीं है कि अगले बार भी आएंगे, लेकिन वो सारे चैप्टर्स से 1-2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये भी उसी का है। आते हैं पहले इसको देखते हैं कि कॉपर्टी प्रिवेंट्स होती है। उस टाइम में भी हम बोले थे कि ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें जो कॉपर्टी में कॉपर जो होते हैं वो यूट्रस के सेल को मोर फैगोसाइटोसिस के लिए एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे स्पर्म जाता है तो सारे स्पर्म को फैगोसाइट कर लेता है, मतलब निकल जाता है, सेल ही निकल जाता है, यूट्रस का सेल ही। तो स्पर्म ही नहीं बचता है तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए मतलब जाएगा ही नहीं। तो इसमें आप छांट भी सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है ना, आपको अच्छे से पढ़ा होना पड़ेगा। नहीं तो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना तो आपका ऑब्जेक्टिव मतलब अच्छा नहीं होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है, नीट का एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सारे ऑनर्स पेपर में भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो ऑनर्स पेपर नहीं, सब्सिडरी में वो ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑनर्स में। तो ये ऑब्जेक्टिव से पकड़ आपको तभी बनेगा जब आप थ्रू आउट एक कोई चीज़ को पढ़े हुए हैं, नहीं तो उतना ईजी नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स का लेवल्स जो होते हैं वो आपके मतलब क्वालिटी ऑफ नॉलेज को चेक कर सकता है, क्योंकि लिखने के लिए दिया तब तो वो आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके बारे में, इधर उधर से भी लिख देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी इनका
आंसर भी इनका, आपको सिर्फ अपना ब्रेन लगाना है। तो आप जितना अच्छा ब्रेन लगाएं, तो उसके लिए ब्रेन लगाने के लिए ब्रेन में कुछ होना पड़ेगा, खाली होने से नहीं होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं आप लोग क्या करके आए हैं इसमें। तो कॉपर टी प्रिवेंट क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम ये क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसमें दिया हुआ एग मैच्योरेशन, नहीं मैच्योरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे ये इससे लेना देना नहीं है तो डी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ओवुलेशन से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन तो हार्मोनल प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है। तो ऐसे भी छांट सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और है, रेट्रोवायरल इज कॉजल ऑर्गेनिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। हाँ, ये जैसे ये सिफिलिस है, ये ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है, बैक्टीरियल डिजीज। ये फलेरिया है, ये भी विचेरिया ब्रैनकॉफ्टी से होता है, ये भी मतलब इसमें जो दिया है रेट्रोवायरस, तो वायरस तो एड्स से ही होता है, तो ये तो होने का चांस ही नहीं है। BC ये फंसाने के लिए सिर्फ आपको दिया है कि अगर सिफिलिस नहीं पता होगा तो आप इसको मार के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत खतरनाक है कि अगर जनरली पहले होता था कि जो बोथ ऑप्शन होते थे वो होता था, लेकिन अभी देख लीजिए ये सब चेंज हो गया है, पहले का सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये जैसे सिफिलिस है, ये ट्रिपोनिमा पैलिडम्स बैक्टीरियल डिजीज है, STD है, और एड्स भी STD है। तो रेट्रोवायरस, आई होप ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग सब बनाए होंगे। उसके बाद आते हैं कि हाँ ex situ कंजर्वेशन, ये तो हमेशा पूछता है कि व्हाट इज ex situ। ex situ होता है कि ओरिजिनल प्लेस से हटके, ठीक है। ओरिजिनल प्लेस में जब हम किसी को कंजर्व करें, जैसे जंगल में बाघ रहता है तो उसको आप जंगल में ही टाइगर को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। लेकिन उसको आप अगर जू में लाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उसको खाना दे रहे हैं टाइम पे, उसका रिप्रोडक्शन का ये है सिस्टम है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उसको उठा के जू में ले आए या उसको प्रोटेक्टेड एरिया में ले आए, तब उसको हम लोग एक्स सिटू बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स सिटू मतलब नॉर्मल से हटके। और ये एक्स सिटू का और इन सिटू का मतलब बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, मतलब अभी भी आदमी कंफ्यूज करता है, और ये इसी दोनों वर्ड में कंफ्यूज करता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस सिटू। ये तो आपको पता है कि ये मतलब ये है, लेकिन इस दोनों में ही कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो एक्स सिटू जो कंजर्वेशन होता है, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड यही है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इससे आप कभी ज़िंदगी में कंफ्यूज मत कीजिए। थोड़ा सा ये बता रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। आप दोनों को मत रटिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि आप दोनों को मत रटिए, एक्स सिटू और इन सिटू दोनों को मत रटिए। तो अगर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होगा आपको नेशनल पार्क और जूलॉजिकल पार्क में। तो आप देखिए, तो एक है एक्स सिटू, एक होता है इन सिटू, ठीक है। तो एक्स मतलब बाहर, इन मतलब विद इन द प्लेस। तो पहले आप थोड़ा सोचिए कि पहले आप किसी को सेव करने जा रहे हैं, तो वो पहले इन सिटू में मतलब वो होता होगा ना इन सिटू में, तभी तो आप उसको एक्स सिटू में लाके सेव करेंगे। इन सिटू में मतलब ओरिजिनल प्लेस पे कोई होता होगा। तो दो वर्ड है, एक है नेशनल पार्क, एक है जूलॉजिकल पार्क। अब पहले मतलब मान लीजिए कि जंगल में टाइगर होगा, तभी तो आप उसको आके सेव करेंगे, ठीक है। तो नेशनल पार्क जो है और जूलॉजिकल पार्क, पहला वर्ड इसमें आता है N और दूसरा वर्ड आता है Z। तो पहले एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो पहले अपने नेचर वाले प्लेस पे होता है। जब उसकी जनसंख्या घटने लगती है तब हम उसको X में सेव करते हैं, यही प्रिंसिपल है। तो इसमें पहले N आता है, इसका मतलब आप याद रखिए कि N का मतलब Z बाद में आता है, तो इसको आप इन से रखिए ओरिजिनल प्लेस में। ये क्या है, ओरिजिनल प्लेस, तो ये इन सिटू हो जाएगा। तो पहले N आता है, मतलब पहले तो वो नेचर ने उसको कहीं प्लेस दिया होगा ना। तो आप ऐसे सोच के रखिए, किताब में लिखा हुआ नहीं है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए हम टेक्निक बता रहे हैं। तो ये पहले N है, तो ये नेशनल पार्क जो है वो इन सिटू में आता है, और जूलॉजिकल पार्क बाद में है, मतलब जेड बाद में आता है। इसी दो में आप कंफ्यूज होंगे, और कहीं कंफ्यूजन नहीं है इसमें, इसी दो में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो ये जेड बाद में आता है, जेड बाद में आता है, तो इसका मतलब है कि पहले था, तभी ना उसको आप एक्स में जाके सेव करेंगे। तो एन और जेड वर्ड से आज सीख लीजिए आप कि कैसे हम इन सिटू कहते हैं और कैसे एक्स सिटू कहते हैं। मतलब नेचर ने पहले दिया होगा तो वो इन सिटू है जहाँ पे है, तो यहाँ जेड और ये दोनों वर्ड लिखे ही रहेंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बच्चा पढ़ता है भूला जाता है,
ठीक है। तो आप नेशनल जूलॉजी, एक टीचर भुलाए जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये याद रखने में कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको कोई ट्रिक चाहिए। तो जैसे इसमें एक ट्रिक है ना, पहले नेशनल पार्क लिख लीजिए जूलॉजिकल पार्क, पहले वर्ड्स को ध्यान लीजिए, ये एन है, एन पहले आता है, जेड बाद में आता है। तो पहले जो आता है इसका मतलब है वो ओरिजिनल प्लेस वाला है, बाद में जो आता है इसका मतलब वहाँ से खतरनाक हो गया था तब हम उसको बाद में सेव कर रहे हैं। ऐसा मेमोरी में सेट करके रखिए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। हम तो ऐसे ही सेट रखा है, आप जैसे रखिए, लेकिन ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखेंगे XU2 जूलॉजिकल पार्क, वैसे आप XU2 का एग्जाम्पल जूलॉजिकल पार्क रटेंगे नहीं याद रहेगा, मैं बोल देता हूँ। चलिए आते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल इज फाउंड इन, बहुत इजी क्वेश्चन बउआ वाला, ये फीमेल ओवरीज ऑफ द ह्यूमन फीमेल होता है, ये सबको मालूम है, जो पढ़े ही होंगे आप ये। उसके बाद आते हैं, ए डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजेक्शन। और ये ऑटोसोमल है, डिजीज दो तरह के होते हैं, एक तो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं, एक ऑटोसोम से रिलेटेड होता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया है, क्लिनफेल्टर्स है, टर्नर्स है, और ये डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो आपको पूछा है कि ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, तो नॉन डिसजंक्शन का जो डिजीज है, नॉन डिसजंक्शन मतलब होता है कि दो क्रोमोसोम में मतलब एक एक से सेपरेट होना था, लेकिन एक स्पिंडल फाइबर जो इससे जुड़ा होता है, ये स्पिंडल फाइबर टूट गया, तो दोनों क्रोमोसोम एक साथ चला गया, तो नॉन डिसजंक्शन लगा दिया है, तो ये 21 ट्राइसोमी हो जाएगा। और ऑटोसोम लगा दिया, दोनों देखना है, ये टर्नर भी नॉन डिसजंक्शन से होता है, ये क्लिनफेल्टर भी नॉन डिसजंक्शन से होता है, लेकिन ये क्या बोला है, ऑटोसोमल, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन से होगा। तो ये जो होता है 21 ट्राइसोमी होता है, डाउन सिंड्रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा। चलिए आते हैं इसमें नेक्स्ट। उसके बाद आता है, व्हाट इज द डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। डायहाइब्रिड का क्या टेस्ट क्रॉस रेशियो है, तो डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। इसमें अगर और कुछ पूछता तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन ये बहुत बउआ वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको बनाए होंगे शायद, ठीक है। तो ये जो है डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो है, ये 1:1:1:1 है। मोनोहाइब्रिड का 1:1 होता है, डायहाइब्रिड का 1:2। टेस्ट क्रॉस रेशियो जब हम F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तब हम उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ये 1:1:1:1 होता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है हाई अमाउंट ऑफ ई कोलाई इन वाटर इंडिकेटर ऑफ, ये पॉल्यूशन है। जैसे हाई अमाउंट ई कोलाई हो जाएगा तो ये जनरली सीवेज का ये पॉल्यूशन, आप सीवेज पढ़े होंगे तो इसमें ये देखेंगे, इसमें हाई अमाउंट ऑफ ई कोलाई होता है, तो ये सीवेज पॉल्यूशन, तो 38 का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं उसके बाद आते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। यस, ये फोटोकेमिकल स्मॉग आपको एयर पॉल्यूशन में पढ़ना होता है। ये चैप्टर्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है आपका इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर, उससे पूछा है। तो बोलता है ऑलवेज प्रेजेंट इन, ठीक है। तो इसमें जनरली नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, पान होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और एक होता है O3, ये होता ही है। तो ऑलवेज प्रेजेंट जो होता है वो O3 होगा ही। फोटोकेमिकल बहुत ही खतरनाक है, फोटोकेमिकल स्मोक बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट है। इसमें मतलब ये पहले तो पूरा डिटेल्स था इसका पढ़ना, अभी बहुत सारा चीज़ हटा दिया आपको, लेकिन ये भी आउट ऑफ सिलेबस में ही है आपके। तो ये O3 इसमें जो ये यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता तो वो होता नहीं, तो ये सब तो नहीं होता है, कम होता है। ये SO2 जो होता है एसिड रेन में आता है, ये CH4 मिथेनोजन से ये नहीं होगा। ये इसका आंसर जो होगा वो 39 का बी हो जाएगा। O3 होता है, O3 NO2 पान, ये सब इसका ये है फोटोकेमिकल स्मोक का। उसके बाद है सैनिटरी लैंडफिल्स वाज एडॉप्टेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर। इसको अब कैसे सब्सटीट्यूट में, हाँ ये सैनिटरी लैंडफिल्स होता है जो खाली जगह होता है जहाँ पे हम लोग कचरा फेंकते हैं। तो ये जो है यूट्रोफिकेशन नहीं, बायोमैग्निफिकेशन, सीवेज नहीं, ये तीन ही ऑप्शंस बता रहा है कि ऑप्शंस जो होगा वो ए ही होगा, क्योंकि ये ओपन बर्निंग डंप है। ये इसको हम लोग ओपन बर्निंग डंप भी बोलते हैं। यहाँ पे आग लगा देते हैं, जलाते हैं बहुत सारे चीज़ को, तो इससे धुआं भी दिल्ली से मतलब बहुत पॉल्यूशन में आ जाता है कभी कभी। तो इसमें ये तीन चीज़ अगर आप पढ़े होंगे उससे भी आप छांट सकते हैं, ऐसे भी होता है। उसके बाद आते हैं रीएजेंट यूज इन इलिसा टेस्ट इज। तो रीएजेंट जो यूज होता है ये बहुत हैवी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन में इसको रखेंगे, क्योंकि इसमें एंजाइम का एक्शन पूछ लिया है। इसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है,
ये जो पढ़े होंगे वो इलिसा में पढ़े होंगे, इसमें कौन सा एग्जाम होता है, पेरोक्सीडेज। तो जो पढ़े होंगे उनके लिए बहुत इजी है। हाँ, आप गौर करेंगे कि यहाँ पॉलीमरेज भी दिया है, पेरोक्सीडेज भी दिया है। तो आगे से जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और जब इसमें आपको कुछ नहीं मालूम है तो 50% आप अप्रॉक्स छांट सकते हैं, क्योंकि लाइगेज और इंडोन्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि 2 वर्ड्स पीपी से स्टार्ट हुआ है। और वहाँ से पॉलीमरेज जो होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है, डीएनए पॉलीमरेज हो सकता है। तो ये पॉलीमरेज जनरली नहीं, सिंथेसिस में यूज होता है। तो आप अगर कुछ मारना है अगर आपको, तो आप बी मार सकते हैं, पेरोक्सीडेज। आंसर भी आपका बी ही होगा। ऐसे छांटते हैं, अगर आपको आंसर छांटना पड़े कभी तो ऐसे छांटते हैं कि 2 जो पहला लेटर से स्टार्ट हुआ है उसको वही आंसर होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये 2 पहला लेटर से दिया हुआ वर्ड्स कन्फ्यूजन के लिए ही देता है। तो इसीलिए वो आंसर होने। अब पॉलीमरेज अगर आपको मालूम है, तो अगर आपको कुछ मारना है तो ये मार के जाइए बी। ऐसे ऑप्शन बी इसका बी ही है। उसके बाद आते हैं ए ट्यूमर इंडिकेटिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स इज दैट ऑफ। ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए जो हम बनाते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट में लिए ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसको टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। ये कहता है कि ये कहाँ से आता है, टीआई प्लाज्मिड कहाँ से आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़े होंगे तो बहुत इजी है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस से निकलता है। ये मतलब कितना बार, अब उस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन है। ये हमारे बच्चे बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उन लोग को। उसके बाद आते हैं हम लोग which of the following problematic aquatic weeds are the following। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ये चौड़ियाँ हैं। ये बहुत टाइम भी पूछा है, अलग अलग फॉर्म में पूछता है, अब बनाए होंगे इसको। इसमें पूछा है व्हिच इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये ह्यूमन डिजीज का क्वेश्चन है। तो सिफिलिस तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये टिटनेस भी, मतलब कभी लोहा से कट जाता है तो हम लोग टिटनेस होता है। ये टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल है, वो वाटर बॉर्न डिजीज है। और ये निमोनिया जो है वो लंग्स का प्रॉब्लम करता है। ये जो है डी होगा इसका आंसर, कि हाँ निमोनिया जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन खांसने छींकने, जिससे हमारा कोरोना है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो इसका आंसर इसका आंसर निमोनिया हो जाएगा। उसके बाद है आपका कि इको आर1 जो है वो इसका सीक्वेंस क्या है। एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में, वो बुक में पूरा फिगर के साथ बनाया हुआ है, ये गा टीटीसी। तो इसमें तो एक ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो आपको हम बच्चे लोग को बताया था गा याद रख लेने के लिए, GAA गा। तो ये बहुत टाइम पूछा हुआ है, इन फ्यूचर भी पूछेगा ही, क्योंकि एक सेगमेंट, इस वजह से आपको 3-4 सेगमेंट 5 हम जो आपको पढ़ाए हैं हमारे बच्चे को, तो वो आप उतना याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक है ये, तो मतलब गा तो मतलब हमेशा याद रखिएगा। GAA इसी का अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ पे भी G होगा, T के अगेंस्ट में A होगा, A होगा, यहाँ पे T होगा, T होगा, T। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो ये गा TTC, इसको आप याद रखेंगे। ये सब बनाए होंगे आप लोग, आई होप सो, जो पढ़े होंगे वो बनाए होंगे। हाँ, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज द फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स कहाँ पाया जाता है? तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ओव्यूल है। सबसे सिंपलेस्ट मतलब इससे मतलब इनिशियली इसी से सब कॉम्प्लेक्स हुआ है। तो ऑर्थोट्रोपस में ऐसा होता है, ऐसा ओव्यूल है। इसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और ये फिनिकल सब एक ही लाइन में होते हैं। इसी को हम ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव जो प्लांट है वो देख लीजिए, इसमें पाइसम सेटिवम नहीं होता, सोलेनम निग्रम नहीं होता, एलियंथस में नहीं होता। ये पॉलीगोनम हो जाएगा। इसका आंसर जो होता है वो पॉलीगोनम हो जाएगा, क्योंकि ये सब एडवांस में आते हैं। ये सबसे सिंपल प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है, पॉलीगोनम में इसका ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ये तो पढ़े ही होंगे, पहला 2 चैप्टर 4 चैप्टर से बहुत क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म जो होता है वो कौन कराता है? ये टेल कराता है, टेल से ही मूव करता है। एक्रोसोम में तो एंजाइम्स भरे होते हैं हेड के पार्ट में, और मिडिल पीस में एनर्जी होता है पैदा, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें ये एंजाइम्स होते हैं। ये इसमें कितना बार पूछता है कि एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप गोल्जी बॉडी का बोल सकते हैं कि गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन। आप पढ़े होंगे ये सब क्वेश्चन में, बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए होगा। उसके बाद है स्टोमेटा एंड रूट्स आर लैकिंग इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप पहला भी एक क्वेश्चन पूछा था, स्टोमेटा कहाँ नहीं होता है। तो लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम हार्ड क्वेश्चन में रखेंगे, क्योंकि बहुत दिमाग लगा के पूछ दिया इसने। ये जैसे स्टोमेटा जनरली हाइड्रोफाइट्स में नहीं होते, जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें नहीं होते हैं, लेकिन इसने क्या किया है, रूट्स को भी जोड़ दिया कि रूट्स भी किसमें नहीं होता।
तो ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सा मतलब ये है मतलब दिमाग लगाने वाला है कि क्या होगा इसका। तो इसमें आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल देखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप बोलेंगे तो रूट्स सब में होता है। ड्रेसिनिया तो वेल नोन प्लांट है, इसमें रूट होता है, मार्सेलिया में भी होता है, इचॉर्निया में भी रूट्स होता है। हाइड्रेला में पुअरली डेवलप्ड रूट होता है। हाइड्रेला जो होता है वो मतलब पानी के अंदर का प्लांट है, इसमें स्टेमेटा तो नहीं होता है लेकिन रूट्स होता है पुअरली डेवलप। तो इसमें जो आपको लैकिंग लिखा है वो मतलब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में उनका आंसर भी उसका, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है और मोस्ट प्रोबेबल आंसर देना है। तो इसमें से नन ऑफ द अबव तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अगर नन ऑफ द अबव नहीं दिया हुआ है तो आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये हाइड्रेला ही होगा, क्योंकि इसी में रूट डेवलप होते हैं लेकिन बहुत पुअरली होते हैं, बहुत पुअरली। तो इस सब का रूट बहुत डेवलप होता है। ये है मतलब अंडरग्राउंड प्लांट है, तो इसमें स्टोमेटा भी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो होगा इसका 48 का सी हो जाएगा, ये हाइड्रेला। उसके बाद आते हैं हम लोग 49 में। 49 के इंग्लिश पार्ट्स में चलते हैं कि इसमें क्या है। बोलता है कि व्हाट हैपन व्हेन what will be happen when fertilizer is added to fresh water pond। फिर इकोसिस्टम में आ गया। तो इकोसिस्टम में अगर आप फर्टिलाइजर देंगे तो फर्टिलाइजर में देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। ये इंक्रीज इन एक्वेटिक एनिमल नहीं, डिक्रीज इन ये तो बाद का होगा। ये यूट्रोफिकेशन से डिक्रीज फीड पॉपुलेशन होगा, लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर है ये भी देखिए दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखिए यूट्रोफिकेशन जब होगा तो अलगी का ग्रोथ बढ़ेगा और उससे अल्टीमेटली पॉल्यूटेड हो जाएंगे और वो फिश सब मरेगा, लेकिन ये सेकेंडरी इफेक्ट है। पहले जो होगा वो यूट्रोफिकेशन ही होगा, इसीलिए 49 का जो है वो डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 50 पे। उसके बाद टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट्स इन लीवर, थाइमस, बोन मैरो बोथ बी एंड सी। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे फंसे होंगे इसमें। क्यों फंसे होंगे, क्योंकि हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं दो, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो और टी लिम्फोसाइट दोनों का ओरिजिन जो होता है वो बोन मैरो ही होता है। उसके बाद ओरिजिन के बाद एक और प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। तो ओरिजिन हमेशा क्या है, दोनों का बोन मैरो, और मैच्योरेशन बी सेल का बोन मैरो में ही होता है और टी सेल का थाइमस में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है क्वेश्चन में कि टी सेल ओरिजिनेट्स इन, मैच्योर्ड इन नहीं, मैच्योर्ड इन होगा तो थाइमस हो जाता, लेकिन ओरिजिनेट्स इन दिया तो बोन मैरो ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों बी सेल हो या टी सेल ओरिजिनेट्स दोनों का बोन मैरो ही है। मैच्योरेशन कहाँ होता है, फिर बी सेल का होता है बोन मैरो में ही होता है, और टी सेल का क्या होता है, थाइमस होता है। ये हम पढ़ाते वक्त अपने बच्चों को बताए थे, आप लोग गलती नहीं किए हैं, हमको पता है। उसके बाद है क्रॉसिंग ओवर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो मतलब इसमें स्टेजेस हैं, आपको है लेप्टोटीन, ये प्रोफेस फर्स्ट का है, मियोसिस का है। तो इसमें है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होता है। तो इसमें जो वर्ड्स आते हैं इसमें आप देखेंगे, इसको आप सीरीज समझेंगे, सब में क्या क्या होता है वो तो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इसका सीरीज भी पूछ देता है। तो सीरीज में आप क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये इसका स्टेज है। तो आप लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इसका स्टेज पूरा नाम पहले याद रखना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या है। तो इसको आप ये है एल, ये जेड, उसके बाद पी होता है पैचेटीन, और उसके बाद होता है डिप्लोटीन, उसके बाद होता है डाइकाइनेसिस। डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में आपको कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा सा, इसको कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये साइटोकाइनेसिस होता है ना, तो डिप्लोटीन और साइटोकाइनेसिस में तो होता है डिवीज़न, तो ये डिवीज़न वाला है। तो पहले क्या होता है, लेप्टोटीन होता है फर्स्ट में, तो लेप्टोटीन, उसका हम देख लेते हैं लेप्टोटीन, उसके बाद होता है जाइगोटीन, उसके बाद होता है पैचेटीन, उसके बाद होता है डिप्लोटीन, लास्ट में होता है डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, इसको कैसे कैसे सीरीज होता है, लेकिन क्वेश्चन अलग है, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। लेकिन इस पहले सीरीज आप समझ लीजिए कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है और इसके बाद ये होता है। ये जो है ये है डाइकाइनेसिस है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसका एक ये वर्ब है, आप इसको दिमाग में रखिए, लटकते जुल्फ पे दो दीवाने, लटकते जुल्फ पे दो दीवाने। तो ये इसका सीरीज है, आपको ये याद रह जाएगा, लटकते जुल्फ पे दो दीवाने। तो इससे आपको क्या हो जाएंगे कि इसका सीरीज याद रहेगा। याद हो गया आपको। अब इसमें पूछा है आपको कि इसमें पूछा है कि
क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। तो वो एक्सचेंज होता है, जैसे ये फिगर आपने देखा होगा ना कि ये इस टाइप से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इस टाइप से। तो एक क्रोमोसोम मान लीजिए ये है और दूसरा मान लीजिए कि ये रहा। तो ये जो ये है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के बीच में एक्सचेंज होता है। तो ये एक्चुअली में होता है, ये पकड़ो है, द पैचिटिन पकड़ो से याद रखेंगे। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? पकड़ा जाता है, एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिन एक दूसरे को पकड़ के एक्सचेंज करते हैं, पकड़ो। तो पैचिटिन में होता है ये। बहुत टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इतना टाइम पूछा हुआ है कि मत पूछिए आप। तो इसका आंसर आप बना लिए होंगे। अगर जो नए बच्चे हैं या जो आने वाले जूनियर्स होंगे वो इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देख के रखेंगे। और इस सीरीज भी कभी कभी पूछ देता है नीट में कि हाँ किसके बाद क्या होगा, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आइए, तो ये हो गया आपका 51। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? पैचिटिन, सी नंबर। हाँ, आपके इसमें कोई अलग ऑप्शन हो सकता है, वो आप देखेंगे। ये हो गया 52। 52 में क्या है कि which of the following structure which one is the haploid structure in the following? haploid structure किस में होता है? गैमेट्स में होता था। haploid structure आप पढ़े होंगे कि haploid structure जो है वो गैमेट्स में होता है, ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड होता है। तो गैमेट्स आप देख लीजिए, ठीक है। तो गैमेट्स हो, गैमेट है आंसर नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगा दिया। गैमेट्स में जाइगोट जो है वो गैमेट्स के फ्यूजन होने से ही बनता है, तो वो 2x होता है। ओवम गैमेट है, यहाँ पे गैमेट भी लिख दिया, तो दोनों है। मतलब गैमेट दो टाइप के होते हैं, ओवम और स्पर्म। तो ओवम जो होता है फीमेल गैमेट है, स्पर्म जो है मेल गैमेट है। तो आंसर जो होगा बी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत दिमाग लगाया, कोई हड़बड़ा के अगर गैमेट मार देगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ओवम दिया हुआ है, इसका आंसर बी एंड सी। इसमें बहुत आदमी गलती किए होंगे। तो इसको जब बोथ ऑप्शन रहे ना आपको बी एंड सी, तब आप उतना हड़बड़ा के मत मारिए, तब थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा देखिए कि दोनों ऑप्शंस को पढ़िए। जाइगोट तो नहीं होगा, ये तो आपको पता होगा, लेकिन इसमें आता हुआ क्वेश्चन बहुत आदमी गलती किए होंगे आप लोग। क्यों? हड़बड़ी में, क्योंकि गैमेट्स लिखा, आप टीचर भी सब दिन आप सुनते आए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हड़बड़ाएंगे। आपके पास टाइम होता है, हड़बड़ाना नहीं है। जब भी दो ऑप्शन बोथ दिया हुआ है, आप सतर्क हो जाइए, यहाँ पे फंसते हैं। और हमको उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर होता है। अगर गलती से एक बार गैमेट दिमाग में सेट हो गया तो ये दिमाग में ही नहीं आएगा आपका। तो इसको आप देखिए, इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि ओवम भी गैमेट ही है, फीमेल गैमेट है। हाँ, which of the following is an endangered species in the following? अब देखिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज का एक लिस्ट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का लिस्ट है, वनरेबल का लिस्ट है। आप कितना याद करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब जो है वो मतलब बहुत क्रिटिकल है। लेकिन ये निफेंथस जो है वो पीचर प्लांट है, ये आपको पढ़ना भी है। पीचर प्लांट थोड़ा सा लीफ मॉडिफिकेशन 11th में, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं कि ये इंडेंजर्ड है। लेकिन 12 में ये बच्चे कितना याद रखेंगे, वो तो बहुत मुश्किल है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, लेकिन इसका आंसर जो है वो ए होगा, निपेंथस है। ये पीचर प्लांट है, वो जो इंसेक्ट को खाता है, उस टाइप का प्लांट। तो क्योंकि इसका लिस्ट है, ये सब क्वेश्चन को अगर सब नहीं बना सकते, क्योंकि आप कितना इंडेंजर्ड स्पीसीज रटेंगे। रटने से बायोलॉजी अच्छा नहीं होता, बायोलॉजी को समझना होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपके मतलब कुछ जो कॉमन आपकी किताब में दिए हुए हैं उसको आप दिमाग में रखिए, जो नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि रट के आप उतना नहीं रट सकते। हाँ, एनालॉगस स्ट्रक्चर द रिजल्ट ऑफ, ये तो बहुत ये है, बहुत टाइम पूछता है, बहुत टाइम पूछता है, मतलब ये पूछता ही है। इसमें कभी एनालॉगस पूछेगा, कभी होमोलॉगस पूछेगा। तो एनालॉगस जो है वो आप याद रखिएगा, ये रिजल्ट ऑफ। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स किसको बोलते हैं कि जिसका फंक्शन सेम हो लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो फंक्शन सेम, जैसे बर्ड्स का जो विंग्स है और तितली का विंग्स है, तो दोनों विंग्स का फंक्शन सेम है, क्योंकि वो दोनों क्या होता है, फ्लाइंग में यूज होता है, लेकिन स्ट्रक्चरली बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरली बोथ आर डिफरेंट। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, तो आपको जो पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ विंग्स जो है बर्ड्स का और किसका, बैट का, बर्ड्स और बैट, तो दोनों का स्ट्रक्चर्स क्या है, अलग अलग है, ठीक है। या विंग्स ऑफ ये विंग्स ऑफ तितली मतलब बटरफ्लाई और बर्ड्स, दोनों का स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, फंक्शन दोनों का सेम ही है। तो एक वर्ड आता है HB। HB पेंसिल हम लोग यूज करते थे, याद है आपको। तो इससे आप याद रखिए कि होमोलोगस जो स्ट्रक्चर है, सॉरी HB नहीं, HD
एच डी तो एच बी, हम एच बी पेंसिल दूसरे जगह यूज़ करते थे उसको। एच बी पेंसिल में आपको याद रखना है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होता है वो बी सेल के लिए होता है, ठीक है। तो वहाँ से वो ये क्वेश्चन ऐसे है नहीं, वहाँ पे एच बी मेरे दिमाग में इसलिए था। या इसको हम पढ़ते हैं एच डी, क्या पढ़ते हैं इसको? एच डी। एच डी टी वी होता है ना? नहीं। तो एच डी मोबाइल भी होता है, एच डी वीडियो भी होता है? नहीं। तो ये होमोलोगस, एच फॉर आता है होमोलोगस, और डी फॉर आता है ये डाइवर्जेंट, डी फॉर आता है डाइवर्जेंट। तो होमोलोगस ऑर्गन जो है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनता है। ये क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से। इसको याद रखिए आप, एच डी टी वी नहीं। उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए, और दो ही इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट। तो जाहिर सी बात है एनालॉगस किससे होगा? कन्वर्जेंट से होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट तो एच डी है। नहीं, तो एच डी हम अपने स्टूडेंट को बता के रखे हैं, आप लोग गलती नहीं किए होंगे, आई होप सो। ये बहुत टाइम पूछता है, इस बार एनालॉगस पूछा तो कभी होमोलोगस पूछ लेगा। तो होमोलोगस कभी भी पूछेगा तो उसको आप कैसे रखेंगे? एच डी से याद रखेंगे। एच डी मतलब होता है एच डी टी बी, इसे याद रखिएगा। और एच बी जो हम बताया वो बताया इम्यूनिटी में दो टाइप के इम्यूनिटी होते हैं, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होता है वो ह्यूमरल का जो सेल होता है वो बी सेल होता है, वो बी सेल कंट्रोल करता है उसको। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसको टी सेल कम्युनिटी करता है। ये दो ऑप्शन है आपके पास। चलिए आते हैं, उसके बाद आता है हम लोग ये क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एपमैन। तो जावा एपमैन का क्रेनियल कैपेसिटी सबसे कम था, तो दैट इज 900 सीसी। ये रटने वाला क्वेश्चन है, ये आपको सिलेबस में नहीं था लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है, पहले पूछते थे। तो ये सब क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना है तो दैट इज ओके। हाँ, एलिलोपैथी, ये एलिलोपैथी इज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ, ये भी मतलब आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन एलिलोपैथी होता क्या है कि अगर प्लांट के अंदर में कोई माइक्रोब्स है और वो कुछ सिक्रीट कर रहा है जिससे प्लांट को हार्म हो, तो दैट इज एलिलोपैथी। ये फेनोमेनन है। तो ये एक्चुअली जो सिक्रीट करता है वो टॉक्सिन ही करता है। तो जो ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस में है, ये आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये टॉक्सिन सिक्रीट करता है माइक्रोब्स जो प्लांट को हार्म करता है, तो दैट इज टॉक्सिन, ठीक है। वो मतलब जो सिक्रीट करता है एलोपैथी में वो टॉक्सिन होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन इन द प्लांट इज। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके आउट ऑफ सिलेबस में से है। इसमें आपको जीन पढ़ना है, एक क्राइजीन पढ़ना है, एक ये बीटी तो बैसिलस thuringiensis का शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली हर्बिसाइड्स का जो जीन होता है ना, वो उसको एचटी जीन बोलते हैं, लेकिन एचटी आपका ऑप्शन ही नहीं है। आपका एक है जीएसटी। जीएसटी जो होता है वो ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, उसके लिए जीन होता है, एंजाइम प्रोडक्शन के लिए जीन होता है। अब वो जो होता है वो हर्बिसाइडल रेसिस्टेंट जीन। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन आप मतलब समझ पाए ये क्या होता है? पहले तो ये बहुत कुछ, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन ही नहीं समझ में आएगा। ये एक जीन होता है जिसमें जैसे अब हम हर्बिसाइड किसको बोलते हैं? हर्ब्स को मारने के लिए जो हम कुछ छींटते हैं ना, तो वो जो केमिकल है जिससे हर्ब्स मर जाता है उसको हम हर्बिसाइड्स बोलते हैं। तो बोलते हैं हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन, कहने का मतलब होता है कि हम कुछ प्लांट्स जैसे लगाते हैं, हर्ब्स है वो, और उसके बगल में भी कोई अनवांटेड हर्ब्स आ गया जिसको हमको मारना है, तो हम क्या करते हैं, अगर प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन से, तो क्या होता है कि उसमें अगर हम उसके बाद हर्ब्स देते हैं तो बगल वाला हर्ब्स मर जाता है। ये हर्ब्स जो आपके काम का है वो नहीं मरता, ठीक है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि इसके पास रेसिस्टेंट जीन है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो जीएसटी है, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, ये ग्लूटाथियोन है, ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज। ये जीन है जो एसोसिएटेड होता है हर्बल रेसिस्टेंट जीन से। तो मोस्ट प्रोबेबल अगर आप हमको मारने के लिए बोलेगा तो हम जीएसटी ही मारेंगे, ठीक है। तो जीएसटी लेकिन एंजाइम कोडेड जीन है, मोस्ट प्रोबेबल है कि यही आंसर है, मतलब बाकी को छोड़ के ये आपका जीएसटी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग गोल्डन राइस। ये भी क्वेश्चन 1000 बार पूछा है कि भाई गोल्डन राइस में क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास आयरन ही दिया हुआ है ऑप्शन, तो आयरन ही है। गोल्डन राइस आयरन के लिए बनाया गया था, इसमें आयरन प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 58 का। 59 का देखते हैं, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस इन द लेवल ऑफ।
ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखिए जीन एक्सप्रेशन का जो कंट्रोल है ना वो मतलब आप पढ़े हैं, इसमें आपको लैक ऑपरेंड पढ़ना था। लैक ऑपरेंड जीन कंट्रोल का ही एक्शन है। ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल से भी होता है और ट्रांसलेशन लेवल से भी कर सकते हैं आप इसको। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, आप ट्रांसक्रिप्शन लेवल से भी कर सकते हैं और ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब जीन का एक्सप्रेशन मतलब जैसे लैक ऑपरेंड आपको पढ़ना है वो जीन एक्सप्रेशन ही है। वो इसमें आंसर जो होगा प्रोबेबल वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज स्ट्रक्चर नंबर क्लोवर लीफ। तो ये भी बहुत टाइम पूछता है, क्लोवर लीफ की तरह कौन है। तो क्लोवर लीफ की तरह जो है वो टीआरएनए होता है। क्या होता है? टीआरएनए। तो टीआरएनए जो है वो क्लोवर लीफ मॉडल में है। और इसमें जो ये इसका ये 2D मॉडल है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये 2D स्ट्रक्चर से, ये कैसा स्ट्रक्चर से? 2D है, ये 2D स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ मॉडल। और एक होता है 3D होता है। 3D जो होता है वो एल सेप्ट होता है, इन्वर्टेड एल होता है, ये एल सेप्ट होता है। तो आप याद रखेंगे कि टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्लोवर लीफ में जो होता है वो 2D होता है। अगर और यही टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर्स में इन्वर्टेड एल सेप्ट स्ट्रक्चर होता है। ये भी बहुत टाइम पूछता है। तो ये हो गया आपका। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है आपका ये न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। ये भी साइंटिस्ट से क्वेश्चन है। ये ब्रिग्स और किंग का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस में है। इसमें सिलेबस में है ये कहीं पे। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे 2 सेल्स है ना कि न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसमें से एक का न्यूक्लियस निकाल देते हैं। जैसे इसको फ्यूज़ कराना है हमको इसके साथ, तो इसमें दोनों को न्यूक्लियर ट्रांसफर मतलब होता है ये न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन। मतलब एक का हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यूक्लियस निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, और ये इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म रह जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें तो दोनों है, इसमें हम क्या रखे हैं, दोनों रखे हैं, और इस दोनों को फ्यूज़ करा लेंगे। ठीक है, तो एक ही का न्यूक्लियस गया है। ठीक है, तो यही टेक्निक है न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स। इसको किंग और ब्रिग्स का एक्सपेरिमेंट है। ये आपको सिलेबस से बाहर है, लेकिन इसको पढ़ना था। इसमें 2 साइन, एक किंग्स भी थे इसमें, तो वो नहीं दिया आपको, तो ये ब्रिग्स आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद पूछा है कि डीएनए और आरएनए इज सिमिलर इन, किस में सिमिलर होता है? डीएनए और आरएनए किस में सिमिलर होता है? तो डीएनए आरएनए जो सिमिलर होता है वो बीइंग कैपेबल ऑफ रेप्लिकेट हैविंग सिमिलर शुगर नहीं होता है। सिमिलर शुगर बीइंग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैविंग, नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा, बीइंग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि शुगर भी होता है, एक में डीऑक्सी होता है, एक में ये ऑक्सी होता है। एक पायरिमिडिन बेस है, वो भी चेंज होता है उसमें। बीइंग कैपेबल ऑफ टू रेप्लिकेट मतलब एक डबल स्टैंडर्ड, दोनों का रेप्लिकेशन का मेथड भी अलग अलग है। ये पूछ रहा है सिमिलर होता है, तो सिमिलर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड ही इसका सिमिलर होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 63 के। बोलता है फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन द पीरियड ऑफ, ये भी पहले पीरियड पढ़ना था आपका। एक एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो इसमें आंसर हो जाएगा, ये जुरासिक के बाद आया, तो ये ट्रासिक में हो जाएगा। जुरासिक जो था वो डायनासोर का डोमिनेंट फेज था, और फर्स्ट मेमल अपीयर्स है। ये टर्शियरी में तो डोमिनेंट था मेमल, तो इसमें पूछा है फर्स्ट मेमल अपीयर्ड, तो ये भी आपका हार्ड क्वेश्चन में आएगा, ये ट्रासिक हो जाएगा। उसके बाद पूछता है सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल्स फॉर, तो ये हम लोग आप पढ़े होंगे, आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़े होंगे, तो ये फॉरेंसिक साइंस में आ जाएगा। तो ये फॉरेंसिक साइंस में ये सैटेलाइट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सब में हम लोग पढ़ते हैं इसको। उसके बाद है वेरिएशन अपीयर्स ड्यू टू मियोसिस, वेरिएशन अपीयर्स ड्यूरिंग मियोसिस इज ड्यू टू, तो ये तो इसका आ जाएगा। इसमें आपको दिया हुआ है कि वेरिएशन क्यों होता है, तो वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर से भी होता है। मियोसिस में किससे होता है? वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस इज ड्यू टू, मियोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर ही होता है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है गैमेट फर्टिलाइजेशन के टाइम में होता है। ये मेंडल का ये है। तो वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस जो होते हैं वो मियोसिस इज द फर्स्ट और सेकेंड, तो इसमें मियोसिस में भी गैमेट भी हाफ होता है और क्रॉसिंग ओवर भी होता है, तो दोनों में आंसर आ जाएगा। तब इसका आंसर बोथ एंड डी हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि दोनों चीज़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ एंड बी। उसके बाद आता है कि मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन, ये भी याद करने वाला, ये असम में है वैसे,
तो आपको ये भी बहुत याद नहीं करना है, जो 3-4 आपको याद रख सकते हैं आप उसको याद रखिए। जैसे काजीरंगा कभी पूछेगा कि काजीरंगा वो भी असम में ही है, काजीरंगा भी, मानस भी वहीं पे है। उसके बाद ये पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, बहुत इजी क्वेश्चन है। इको R1 HIN3 बम H1 ये सब पढ़े ही हुए, तो पैक्टिनेज इसका आंसर हो जाएगा, सब आप पढ़े ही होंगे। उसके बाद आते हैं 68 में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हो जाएगा। हम क्रॉप को मॉडिफाई, बीटी कॉटन बनाए हम मॉडिफाइड करके, तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी होगा। उसके बाद है कि ऑनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू, तो ऑनियन जो होता है बल्ब है, ठीक है, तो ये मतलब ये बल्ब के थ्रू प्रोपेगेट होता है, बल्ब है इसका ये टाइप। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीमोकोरियल तो हम लोगों में ही होता है, ह्यूमन में होता है, रैट में होता है, माउस में होता है, ये सब होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो ह्यूमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होप, मतलब इसमें ओवरऑल जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल भी हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब आप क्वेश्चंस को नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है। आपको थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी, तब भी 35 क्वेश्चन तो बहुत ईजी होंगे। हम आई होप हमारे जितने बच्चे हैं सबके सब क्वेश्चन सही होंगे 35 के 35, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, ये था शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। तो शॉर्ट टाइप आप लोग बनाए होंगे, इसको हम टाइम के चलते नहीं होगा तो दूसरे ग्रुप्स में इसको डिस्कस कर लेंगे कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या है। ये देखिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, यहाँ से स्टार्ट है सेक्शन बी से। तो इसमें पूछा था बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, तो जो पढ़े होंगे उनसे बनेगा। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, डिफाइन द क्लोनिंग वेक्टर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड PBR322 के बारे में लिखना था, शॉर्ट नोट ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज लिखना था। जो ये सब क्वेश्चंस पूरा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो पढ़े होंगे अच्छे से उन्हीं को बनेगा। उसके बाद था कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी फैक्टर, ये सब पढ़े हुए हैं आप लोग, हम पढ़ाए हैं आपको। शॉर्ट नोट ऑफ MTP ये भी क्वेश्चन है। सेक्स क्रोमोसोम इसके बारे में भी लिखा है। शॉर्ट नोट ऑन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में लिखना है। उसके बाद बीटी कॉटन है। उसके बाद जिफ्ट टेक्निक है। सारा क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं है जो आपको मैंने नहीं पढ़ाया है। उसके बाद वेयर द T लिम्फोसाइट B लिम्फोसाइट फॉर्म, ये हम लोग डिजीज़ में पढ़े हुए हैं, ह्यूमन डिजीज़ में इम्यूनो का है। तो इसमें से 11 क्वेश्चन वो है, इसमें 10 ना, तो इसमें 10 में 5 पूछेगा, 5 लिखना होगा इसमें आपको। यहाँ इसमें जो होते हैं वो कितना लिखने थे, 1 to 20 क्वेश्चंस थे इसमें आपको 10 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो 10 ही क्वेश्चन शायद मैंने इसमें दिया है, 10 क्वेश्चंस और 11th है। उसके बाद हो गया इसमें जो क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट, ये मैं 23, ये तो लॉन्ग टाइप आ गया। लॉन्ग टाइप 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन, ओहो ये हाँ, इसमें 2 क्वेश्चंस जो हैं ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। ये तो ये हैं 21 हो गया, 24, 25, 26, तो ये इसमें से 2 क्वेश्चन शायद गलती से ये हो गया है। तो लॉन्ग टाइप देख लेते हैं। लॉन्ग टाइप में जो आपको पूछा था वो DNA का रेप्लिकेशन, ये भी हम आपको पढ़ाए हैं। डिस्क्राइब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हुआ है, जीन थेरेपी भी पढ़े हैं आप। तो इसका सारे क्वेश्चंस आप पढ़े हुए हैं क्लासरूम में। और उसके बाद पार्टीशन भी पढ़ाए हुए हैं आपको। ये सब्सटीट्यूशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये हम आपको नहीं पढ़ाया है, तो ये एक्चुअली पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना था बाद में, ठीक है। उसके बाद ये जीरो सीरे और सुटेबल हेल्थ एग्जाम, ये डायग्राम आप बनाए हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं आप। उसके बाद ह्यूमन टेस्टिस का TS पढ़े हैं, ये पढ़े हैं आप। उसके बाद इंटरमोफिली पढ़े हैं, मेगा गेमेटोजेनेसिस पढ़े हैं। यही क्वेश्चंस था इसका। मतलब ओवरऑल आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी फुल टाइप चाहिए और सब्जेक्टिव्स के लिए भी आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये है एक अनाउंसमेंट है, जो मतलब एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 12 के लिए। बिहार बोर्ड जो है वो 12 के लिए स्टार्ट हो रहा है। उसमें जैसे हम लोग कोशिश करते हैं, हम जो पढ़ाते हैं आपको बार बार बता रहे हैं कि ये नीट टारगेटेड बैच होता है, मतलब नीट तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसलिए जो सीरियस बच्चे हैं वो ज़रूर आ सकते हैं। अगर हो तो रजिस्ट्रेशन इसके लिए ओपन है और आपको कॉल करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। नीट टारगेटेड बैच है, मतलब इसका जो है वो नीट को लेके दिमाग में रखा गया है। जो सीरियस बच्चे हैं कि हाँ हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो वो आप जरूर आइए।
23 फरवरी से इसका स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग जो है 7 AM से 8 AM है। एक ही बैच है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। डेमो क्लास हमने ही इसमें रखा है। डेमो पे मैं कभी बाद में बात करूँगा। ये नीट टारगेटेड कैंडिडेट जो हैं वो उनको मैं मतलब इनवाइट कर रहा हूँ कि अगर करना चाहें तो वो आए। शौक से नहीं आए कि चलो हम पढ़ लेते हैं। पढ़ाई शौक का चीज़ नहीं है, पढ़ाई के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो यही है हमारा ये एक अनाउंसमेंट। तो आप लोग जिनको इच्छा होगा वो आएंगे, चूँकि हमको इसको ख़त्म भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके देखने के लिए आपको थैंक यू। और अभी तक जिन्होंने इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिन में आएंगे। थोड़ा मैं बना नहीं पाता हूँ, टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आए। आप पेशेंसली देखिए, पूरा वीडियो को देखिए और समझिए कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।